नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य को। हम हिंदी साहित्य के मेन पॉइंट कवर कर रहे थे, ठीक है। और हम आदिकाल को ही अभी तक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जैन साहित्य को शुरू करना था और बीच में गैप पड़ गया। गैप पड़ा किस वजह से? जो पीजीटी का, हम साथ में पीजीटी की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने की वजह से 2-3 दिन गैप पड़ गया। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए रेगुलर वीडियो आएगी। और टीजीटी वाले बच्चों के लिए तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है, तो ये पॉइंट आपके काम आएंगे। इसके अलावा जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होना है, तो टेंशन मत लीजिए, ये पॉइंट आपके भी काम आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट रहेंगी, क्योंकि हमने खुद से सब सारा कुछ लिखना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हम रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको पढ़ सकते हैं। बुक मेरे पास पड़ी है, अगर आप इच्छुक हों पढ़ने के तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो आपके काम आएंगे, क्योंकि जो स्क्रीनिंग टेस्ट रखा है हमारा, जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें जो 100 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें भी हमारे सब्जेक्ट से प्रश्न आने वाले हैं। तो टेंशन मत लीजिए, इनको आप कवर करते चलिए, ठीक है। तो आज हम जैन साहित्य को देख लेते हैं कि जैन साहित्य में क्या कुछ चीज़ें हैं। जो मेन पॉइंट आना है ना, उसको आपने नोट कर लेना है, बाकी एक बार नज़रों से निकलता जाएगा। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदान रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है, ठीक है। आगे है जी, रिपुदान रास संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जो रिपुदान रास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसमें अभिनय, नृत्य, गान तीनों तत्वों का मिश्रण है। तो प्रश्न बन सकता है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता कि इसमें से कौन सा तत्व इसमें नहीं है, क्योंकि 3 दिए हुए हैं, चौथा कोई अलग से डाला जा सकता है, ठीक है। तो अभिनय, नृत्य और गान तीनों का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन रास, ठीक है। आगे है, अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुर रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब्दुर रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुर रहमान, ठीक है। आगे है जी, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास है, ठीक है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, शालिभद्र सूरि द्वितीय है, प्रथम नहीं है, द्वितीय है। इसका जो रचना काल है 1350 ईस्वी था, ठीक है। आगे है जी, मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। तो किन किन ने माना है? श्री शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली। तो सबसे पहले तो बात आपने ये याद रखनी है कि भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचयिता हैं कौन है? श्री शालिभद्र सूरि हैं, ठीक है। और गणपति हो गए, दशरथ ओझा हो गए और मुनिजिन विजय हो गए। इन्होंने जैन रास परंपरा का इसे आदि काव्य माना है, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से इतिहासकारों का नाम देके पूछा जाता है कि किसके अनुसार कौन सा प्रथम कवि है, हिंदी का, संस्कृत का या अपभ्रंश का, ठीक है। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे है, भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है, ठीक है। चरित्र वर्णन किया हुआ है, चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है? एक खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि भरतेश्वर बाहुबली इम्पोर्टेंट है आदिकाल में। तो इसका संपादन करने वाले कौन थे? मुनिजिन विजय थे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर आचार्य देवसेन कृत
प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार है, और इसको माना किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है हिंदी की प्रथम रचना। तो ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है आपका, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लेना है। आगे है, देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। देवसेन ने रचना कब की? इसका समय भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है, तो इसका रचना काल भी आपको याद रखना है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं, तो अन्य ग्रंथ से भी प्रश्न बन सकता है। नए चक्र है, दर्शन सार है, भाव संग्रह है, आराधना सार है, और तत्व सार है, तथा साव्यधम दोहा है, ठीक है। तो ये थोड़े से आपने ध्यान में रख लेने हैं। इन ग्रंथों में जो इनका नया चक्र बहुत प्रसिद्ध है, तो नए चक्र का नाम आपने याद रखना है, किसका है? देवसेन का है। देवसेन के नए चक्र को लघु नया चक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो बृहद नए चक्र की रचना किसने की है? देवसेन के शिष्य ने की है, माइल धवल उसका नाम था। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव प्यास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्रकृत में गाथाबंद कर दिया गया है, ठीक है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। द्रव्य स्वभाव प्यास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। द्रव्य स्वभाव प्यास माइल धवल की रचना है, तो ये याद रखना है कि देवसेन का शिष्य था माइल धवल, और उसकी रचना है, ठीक है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सिवी ने किया। आसुग नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन वाला रास नाम से लिखा है, ठीक है। आसुग ने जीव दया रास नामक एक ग्रंथ, अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन धर्म सूरी ने 1209 में स्थूली भद्र रास की रचना की। स्थूली भद्र रास में रचयिता का नाम जिन धाम मिलता और जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लाइन आपने याद रखनी है। इसके अलावा विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 के आसपास की। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। तो रेवंतगिरी में अगर हम रेवंतगिरी का जिक्र करें तो हमें ध्यान आ सकता है, तो किस तीर्थंकर के बारे में लिखा हुआ है? तो नेमिनाथ, ये नाम आपने याद रख लेना है कि नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व किसमें बताया गया है? रेवंतगिरी रास में, ठीक है। रेवंतगिरी रास 4 कंडवकों में विभक्त है, ठीक है। उसके बाद है रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पलहण द्वारा रचित आबू रास में आबू रास है 1232 में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है, ठीक है। मुनि स्मृतिगण ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ये पॉइंट को आपने नोट कर लेना है। नेमिनाथ रास की रचना कब हुई और इसमें कितने छंद हैं? चौपाई छंद में बारामासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपई से माना जाता है, ठीक है। चौपाई छंद में बारामासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई में माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, उवयस माला, कहाण्य शप्य आदि हैं। तो ये रचनाओं का थोड़ा सा देख लेना आपने, ये भी रचनाएं दी हुई हैं। ये इतनी मतलब के कवि हैं जैन रास परंपरा के और उनकी काव्य है, तो एक नज़र आपने मारनी है इसमें। अब आ गया फागु काव्य। फागु काव्य के 1-2 पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। आदिकाल की रास परंपरा की भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये पहला पॉइंट आपने याद रखना कि फागु काव्य किससे संबंधित है? जैन कवियों से, ठीक है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु बसंत जिसका अर्थ है, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से बना है। तो ये तीनों ही शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन
ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु 1284 है। ठीक है, फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। तो ये भी ध्यान रखना है कि फागु काव्य का क्या अर्थ है, बसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं। सिरी थूली भदवागु फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की। ठीक है, श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। तो इसमें इसका जो विषय है वो ध्यान रख लेना है। ठीक है, पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया है। बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हुआ है। तो आगे नाथ साहित्य आ गया। नाथ साहित्य में काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, रात हो चुकी है। वैसे मैंने आपको बताया था कि जॉब के बाद आते आते देर हो जाती है, तो ठीक है, फिर कल हम नाथ साहित्य को पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चों लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, और अपनी फीडबैक देते रहो। अगर पीजीटी वाले बच्चे रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो अपनी मतलब बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी कुछ लिखना होगा। ठीक है।